जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये जो न्यूज़ प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ आएंगे वो तो सब जूते खाएंगे। भारत के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से न्यूनतम उम्मीद की जाती है कि उसकी भाषा शालीन हो। शालीन ना भी हो तो कम से कम लोकतांत्रिक हो। सामान्य लोग भी सचेत और अचेत रूप से जूता मारने की बात कर देते हैं, इसलिए कि जातिगत और सामंती भाषाई संस्कार हम सब में घुल मिल जाते हैं। होना यह चाहिए कि ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए सभी जीवन भर अभ्यास करते रहें। लेकिन जब आप मंत्री पद पर बैठकर, ताकत के पद पर बैठकर किसी को चुनौती देते हैं कि हमारे यहां आएंगे तो जूता खाएंगे, तो इसे विशेष रूप से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि तब यह धमकी भी होती है। बाकी भारत का तो नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर भारतीय भाषाई संस्कार से आने के कारण बता सकता हूं कि जूता मारना, जूता खिलाना निहायत ही सामंती और जातिवादी गुरूर का शब्द है। इसका इस्तेमाल गरीब और जातिगत ढांचे में कमजोर लोगों के खिलाफ होता है। फिर इसका इस्तेमाल आपस में भी यार दोस्त एक दूसरे से ताकतवर होने का एहसास दिलाने के लिए कर देते हैं, सड़कों पे भी। मगर पूर्वोत्तर से आने वाले एक मंत्री की भाषा में यह तत्व कहां से आया? गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू उस मंत्रालय में राजनाथ सिंह का हाथ बटाते हैं, जिसका काम है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करना। यह मंत्रालय भारतीय पुलिस बल से लेकर अर्ध सुरक्षा बलों का भी एक तरह से शीर्ष मंत्रालय है। चाहे जैसी भी छवि हो, लेकिन पुलिस हमारे मोहल्ले में संवैधानिक अभिभावक है। कम से कम हम पुलिस पर सवाल उठा सकते हैं कि वो संविधान और नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल रही। जाहिर है यह सवाल हम राज्यों में मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुख से करेंगे और केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री से करेंगे कि पुलिस की व्यवस्था क्यों खराब है। अब इस मंत्रालय के मुखिया का सहयोगी ही पुलिस पर भरोसा ना करके यह कहे कि जो लोग न्यूज प्लांट कर रहे हैं वो हमारे यहां आएंगे तो जूता खाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? आखिर रिजिजू का जो ये हमारे यहां है, क्या वो संविधान व्यवस्था से सर्वोच्च है, जहां आपत्ति होने पर कानून से नहीं जूतों से निपटारा किया जाता है? अरुणाचल वेस्ट से ये सांसद हैं, इनके यहां जाएं जिन्हें डर नहीं लगता, ये क्या खिलाते हैं, पंतुआ या जूता? बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस की खबर से गृह राज्य मंत्री को आपत्ति हो सकती है, खबर भी गलत हो सकती है, लेकिन अगर वे अपने मंत्रालय पर ही भरोसा जताते, केस करते, नियमों की बात करते, जूता खिलाने के लिए आमंत्रित नहीं करते। मंत्री जी के इस वाक्य से दो समस्याएं हैं। उन्हें संवैधानिक पद पर रहते हुए सामंती और जातिगत शब्दावली का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसी गलती हम सब से हो जाती है। बेहतर है कि हमें इस गलती का एहसास हो। हमारे यहां आएंगे जूता खाएंगे बोलना मंत्री का नहीं, मोहल्ले का दादा टाइप सुनाई देता है। क्या मंत्री इस खबर की प्रतिक्रिया में किसी भीड़ को उकसा रहे हैं जो उनके यहां की है, जहां जाने पर जूते पड़ेंगे? दुनिया की सरकारें, भारत ही नहीं दुनिया की सरकारें, विरोधी नेता न्यूज प्लांट कराते हैं, मंत्री खुद न्यूज प्लांट कराते हैं, सूत्र भी न्यूज प्लांट कराते हैं। किसी भी न्यूज को आसानी से प्लांट घोषित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि प्लांट किया हुआ न्यूज गलत ही हो, मगर ठीक से चेक ना करें तो गलत हो सकता है। कायदे से इसकी शिकायत मंत्री जी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में करनी चाहिए थी या फिर अखबार के संपादक से। लेकिन सवाल पूछने पर जूता खिलाने की बात क्या आप दर्शकों को ठीक लगती है? ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। मंत्री जी इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को कह रहे हैं कि उनके यहां गया तो जूता खिलाएंगे, या उसे कह रहे हैं जो न्यूज का सोर्स है। तो क्या मंत्री रिजिजू को पता है कि यह खबर कौन प्लांट करवा रहा है? अगर पता है तो भी क्या उसका तरीका जूता है? यह बात सिर्फ किरेन रिजिजू के लिए नहीं बल्कि खुद हम सब के लिए, मेरे लिए भी लागू है कि सामंती और जातिगत शब्दों से रोजाना मुक्ति का श्रम कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अफसोस जाहिर करेंगे। वो नहीं करेंगे तो उनके शीर्ष मंत्री जाहिर करेंगे, वो नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम स्पीकर अनुरोध कर सकती हैं कि आप सांसद भी हैं, मंत्री हैं, आप कम से कम जूता खिलाने जैसे बातें ना करें। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार दीप्तिमान तिवारी की खबर सोमवार को छपी और मंगलवार को। संक्षेप में बता रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नेपको है, वहां के कई अधिकारियों के खिलाफ चीफ विजिलेंस अफसर ने 129 पन्ने की रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और सब कॉन्ट्रैक्टर यानी हिंदी में ठेकेदार पर 450 करोड़ के घोटाले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। एक सब कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें किरेन रिजिजू के रिश्ते का भाई बताया जाता है, उस पर स्कूटर, कार और बाइक से पत्थर के टुकड़े की ढुलाई की रसीद देकर ट्रक से ढुलाई का बिल बनाने का आरोप है।
यह रिपोर्ट जुलाई महीने में ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई को भेजी गई। सीबीआई ने तफ्तीश भी की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। मगर रिपोर्ट तैयार करने वाले गुजरात काडर के आईपीएस अफसर सतीश वर्मा का वहां से तबादला हो गया। निपको ने ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया तो एक्सप्रेस के दावे के अनुसार 4 नवंबर 2015 यानी इस साल की नोटबंदी के ठीक एक साल पहले किरण रिजिजू ने ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखा कि ठेकेदार का पेमेंट कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें मंत्री जी के ये भाई जो है सतीश वर्मा को फोन पर दिलासा दे रहे हैं कि भैया आपकी मदद कर देंगे वगैरह वगैरह। इस खबर को आप विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस की साइट पर देख सकते हैं, हमने सारी बताया। भारतीय समाज में मुमकिन है कि रिश्तेदार और भाई किसी के नाम का दुरुपयोग करते हैं, यह भी समझना चाहिए। लेकिन उस भाई की कंपनी के पेमेंट के लिए गृह राज्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय को पत्र क्यों लिखा? राजनीतिक आरोपों की समस्या यह है कि कभी अंजाम तक ठीक से पहुंचते नहीं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पावर मंत्री पीयूष गोयल ने इस खबर का खंडन कर दिया है। ये आप सुन लीजिए। जब हम सांसद बने 2014 में फिर से, तो गांव वाला ने आके मुझे बोला कि सब कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पेमेंट बाकी रह गया है, बाकी 60-70% पेमेंट हो गया, थोड़ा कुछ बच गया है, उसको देख दीजिए। तो मैंने वो लेटर को पीयूष गोयल जी को फॉरवर्ड किया। वही है, अगर उसमें घपला हुआ है, कैरेज में फॉल्स बिल्स था, घपला है, स्कैम है, करप्शन है, तो सारा कांग्रेस के समय में हुआ ना। तो कांग्रेस देश वालों से माफी मांगे। किरण रिजिजू जी की भूमिका इस पूरे मामले में संदेह के दायरे में है और उसके प्राइमा फेसी सबूत ये उपलब्ध है। एक दिन भी गृह राज्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। पेमेंट में ना गृह मंत्री किरण रिजिजू का कोई हाथ था। उनकी चिट्ठी 9 नवंबर को लिखी गई। पेमेंट वही अधिकारी जिसका ब्यौरा कांग्रेस ले रही है, उसी अधिकारी के खुद के डिसीजन पे पेमेंट रिलीज हुई। 19 अक्टूबर को उस अधिकारी ने पेमेंट रिलीज करने का आदेश दिया और 4 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुई। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का खुद का पर्दाफाश हो। लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया। पार्लियामेंट में अगर ये मुझे बोलने दें, जो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं। सुमित्रा महाजन ही प्रामाणिक रूप से बता सकती हैं कि कौन किसे बोलने नहीं दे रहा है। समस्या यह है कि बोलने और ना बोलने देने को लेकर हंगामा हो रहा है। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। सदन में दोनों ही आते हैं, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में कुछ देर के लिए बैठते भी हैं, राहुल गांधी भी लोकसभा में आते हैं, फिर हंगामा होता है और बाहर आकर बोलने का मौका मिल जाता है कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसदीय प्रणाली में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष नियमों का हवाला देकर ऐसी रणनीतिक परिस्थितियां रच देते हैं कि कामकाज ठप हो जाता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास 330 से ज्यादा सांसद हैं, यानी लोकसभा में किसी भी नियम के तहत सत्ता पक्ष की हार हो ही नहीं सकती है। राज्यसभा में जरूर विरोधी दल भारी पड़ते हैं, मगर विरोधी खेमे में भी सभी विरोधियों के साथ नहीं है, कुछ सरकार के साथ भी हैं। अगर इन दोनों ही गणमान्य हस्तियों को ऐतराज ना हो तो क्या हम प्राइम टाइम में आमंत्रित करने की गुस्ताखी कर सकते हैं? दोनों को ही। नोटबंदी का मौसम है, इसलिए धारक और दर्शक दोनों को वचन देता हूं कि एक बार भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाऊंगा, एक बार भी इंडिया का पहला शो नहीं कहूंगा और कभी भी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव नहीं कहूंगा। सबको बारी बारी से कहने का मौका दूंगा, सामान्य रूप से बिना किसी उत्तेजना के सुचिंतित बहस कराने का प्रयास करूंगा। क्या सिर्फ राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्या बाकी विपक्ष की भी यही शिकायत है? क्या प्रधानमंत्री के अलावा भी किसी सांसद ने कहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा? राहुल गांधी बार बार को भी यह भी कहना चाहिए कि वो किस नियम और शर्त के साथ बहस चाहते हैं। बोलने नहीं दिया जा रहा से सारी बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री बहस में रहेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां कुछ और भी हैं, इसलिए पूरे समय नहीं रहेंगे। बीजेपी भी कह रही कि प्रधानमंत्री चर्चा में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष नहीं बोलने दे रहा। बहरहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा है, अब उन पर जिम्मेदारी बनती है कि वे संसद में नहीं तो कम से कम पब्लिक में आकर बोलें कि क्या ऐसे सबूत है जिनके आधार पर वे निजी रूप से प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। The Prime Minister, read my lips, the Prime Minister is personally terrified with the information that I have, that we have with us. He is. It is personal corruption of the Prime Minister. It is personal corruption of the Prime Minister that we have detailed information on. नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री के बारे में
भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, हम उसको रखना चाहते हैं, हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगा कि मोदी जी की सरकार देश बदलने में हम जुटे हैं। हम देश बदलना, अच्छे के लिए देश बदलना चाहते हैं और ये नोट बदलने में लगे हैं। नोट बदल रहे, यही धंधा कर रहे। पूरा जो रोज आ रहा है ना, तो इसका पर्दाफाश अब हो गया। बेहद अफसोस की बात है कि नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक मसले पर संसद में पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। शुरुआती चर्चा के बाद हंगामा ही होता रहा, जबकि इससे जुड़ी परिस्थितियां और दावे लगातार बदल रहे हैं। राहुल गांधी ने जब करारा हमला करते हैं, विपक्ष भी करारा हमला कर देता है, हम लोग भी सुपर लगा देते हैं कि करारा करारा सरारा गरारा हो रहा है। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि पिछले दिनों मतलब मानसून सत्र में ही संसद में लोकसभा की उत्पादकता जो है 101% है और राज्यसभा की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी 98% है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की जानकारी है। आपको अगर संसदीय प्रणाली से संबंधित कोई जानकारी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, हम लोग भी वहीं से जानकारी लेते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल ठीक ठीक चलने लगता है और एकदम गतिरोध आ जाता है और बातचीत नहीं होती है। तो स्मिता गुप्ता हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर द हिंदू, और चक्षु रॉय साहब हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव के ही हैं। तो स्मिता, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि ये दोनों ही ताकतवर लोग हैं और दोनों ही निरीह की तरह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। गलती किसकी है और स्पीकर की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, इसमें दोनों का दोष है, मगर मैं मानती हूं कि सरकार और जो सरकार के पार्लियामेंट्री फ्लोर मैनेजर्स हैं उनका ज्यादा दोष है इसमें, क्योंकि सरकार का ही ज्यादा जिम्मेदारी होता है कि पार्लियामेंट ठीक तरह से फंक्शन करे और वहाँ ठीक तरह से लेजिस्लेटिव, बिजनेस, ऑपोजिशन जो डिबेट्स चाहते हैं वो सब हो। यदि हम इस विषय को ले, ये जो नोटबंदी वाला मामला है, विपक्ष ने ये कहा था कि लोकसभा में वो चाहते हैं कि इस तरीके का डिस्कशन हो जिसमें एक वोट लिया जाए अंत में जी। तो और विपक्ष का कहना था कि जबकि सरकार के पास पूरा मेजॉरिटी है, वो क्यों कतार रहे हैं इससे। और बीजेपी के अंदरूनी जो सोर्सेज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इनको मान लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो जीत जाते। एक ही चीज पे उनको थोड़ा डर था कि उस जो मोशन था उस पे एक सेंसर का एलिमेंट था, तो उस पे वो नेगोशिएट करके, विपक्ष के साथ नेगोशिएट करके ऐसा शब्दावली का यूज करते जिसमें उनको उतना मतलब नेगेटिव सरकार के लिए नहीं होता, मगर वो वोट मान लेते। दूसरी बात ये है कि ये कायदे से तो ये जो नोटबंदी का जो अनाउंसमेंट था वो रिजर्व बैंक के गवर्नर को करना था, मगर ये प्रधानमंत्री जी ने किया। तो विपक्ष का ये भी कहना था कि जब प्रधानमंत्री ने ही ये घोषणा की है तो प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए। यदि रिजर्व बैंक के गवर्नर को करते तो फिर वित्त मंत्री उसका जवाब दे तो उससे वो मान जाते। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि विपक्ष की सरकार तो तैयार है बहस में हिस्सा लेने के लिए और प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, इधर उधर से भी बातें आती हैं कि पूरे समय ना रहेंगे लेकिन वो भी बोलने के लिए तैयार हैं, विपक्ष नहीं सुनना चाहता। ये विपक्ष क्या सारा विपक्ष है या सिर्फ कांग्रेस है इसमें? विपक्ष में अब तो आप देख सकते हैं कि 16 पार्टीज का एक सॉलिडेरिटी बना है, जिसमें कांग्रेस भी है, वामपंथी दलों भी हैं, एनसीपी भी है, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस तो सबसे अग्रेसिव है इनमें। तो ज्यादातर इनमें ये लोग सब एक साथ ही है इस मामले पे। जो बीच के जो पार्टीज हैं जो इक्विडिस्टेंट है वो उनका रवैया अलग है, मगर ये डिस्कशन हो भी सकता था। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि वो स्पीच वो लोकसभा में बोलना चाहते थे, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने ये भी मान लिया था कि ठीक है किसी भी रूल्स के अंदर कर दो,
मगर तब सरकार नहीं माना। एक चीज कहा जा रहा है कि जो सरकार के पार्लियामेंट्री मैनेजर्स उन पर यदि छोड़ दिया जाता तो शायद कुछ बन सकता था, मगर ऊपर से उनका जो था कि यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट कंसीड एनीथिंग दैट द ऑपोजिशन वांट्स। क्योंकि पहले भी हुआ है, पहले साल जब 2014 में जब ये सरकार आई थी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री एक बार आए थे, उनके कई मंत्रियों ने अनाप शनाप कह दिया था और फिर प्रधानमंत्री अपॉलॉजी नहीं मगर एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था पार्लियामेंट में, मगर फिर भी ऑपोजिशन उसको माना नहीं था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को लगा कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी और उनको वो अपने को अपमानित समझे थे, तो इसलिए उनका जो तरीका रहा है कि पब्लिक रैलीज में जाकर जो भी कहना है कह लो। चक्षु साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि थोड़ा जटिल मामला है, लेकिन नोटबंदी इससे तो हर किसी का मतदाता प्रभावित है अगर देखा जाए तो क्या ये संसदीय नियमों से ही एक तरह से बंधा रहना चाहिए? अगर ये राष्ट्रीय मसला है, इस वक्त चर्चा होनी चाहिए, तो क्या कोई और दुनिया के किसी लोकतंत्र में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई मसला विपक्ष और सत्ता के बीच में फंसकर ना रह जाए? मतलब वो सदन की भी प्रॉपर्टी हो सकती है ना वो। बिल्कुल रविश, ये बात एकदम सही है कि कुछ डिस्कशन है। मुझे तो लगता है कि एक डिस्कशन होना चाहिए और मुझे ये भी लग रहा है कि विपक्ष जो पहले कोई हफ्तों में ज्यादा अग्रेसिव रहा है, अब उनको लग रहा है कि अब उनको अपनी बात रखने का जगह नहीं मिल रहा है। यदि एक पूरा डिबेट हो तो वो जो मसले वो सामने। जी स्मिता जी, मेरा ये सवाल हमारे साथ स्टूडियो में चक्षु रॉय साहब हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव के, उनसे भी पूछ रहा हूँ। जी हाँ रविश, दो तीन चीजें हैं। एक ये है कि अलग अलग देशों में जो विधायिका की नियमावली है वो राजनीतिक जो चेंजेस आते हैं उसके साथ कीप अप कर पाती है। अच्छा, हमारी जो रूल्स और प्रोसीजर हैं संसद के वो काफी सालों से बदले नहीं। मैं 3 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। पहला, ये बात कही जा रही है कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हाउस में आके जवाब क्यों नहीं देते या बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में क्या किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि एक प्रधानमंत्री का प्रश्नकाल रखा जाता है जो बुधवार को होता है। 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री हाउस में आते हैं और हाउस में सभी के क्वेश्चंस लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। हमारे यहाँ पे जो ये है वो है, हमारे यहाँ पे ये है कि पीएमओ का क्वेश्चन आवर होता है और यूजुअली उसमें जो पीएमओ के जो क्वेश्चन लगते हैं, एक आध क्वेश्चन होते हैं और उसका जवाब उसके मंत्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट देते हैं। तो वो जो विधायिका का अंकुश रखने का काम है जो कि कार्यपालिका पर होता है वो नहीं हो पाता। तो एक बदलाव शायद ये आ सकता है जिसमें शायद हो सकता है कि फिर जो विपक्ष है उसकी ये डिमांड ना रह जाए कि भाई प्रधानमंत्री उतना नहीं आते हैं, नहीं बात कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है, पहली चीज। लेकिन यहाँ पे कोई दिन तय है हमारे भी संसद में कि जिसमें प्रधानमंत्री को रहना पड़ता है? नहीं है, थर्सडे। हाँ, वो थर्सडे इसलिए तय है क्योंकि उस दिन पीएमओ के क्वेश्चन लगते हैं। इसलिए, लेकिन उसका जवाब प्रधानमंत्री दें ये जरूरी ये जरूरी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि किस चीज पर वोट हो और किस चीज पर वोट ना हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2-3 चीजें बधी हुई हैं जिस पर कि डिवीजन होता है, बाकी सब वॉइस वोट से पास हो जाता है, चाहे वो मोशन हो चाहे वो बिल हो। ठीक है। बाकी देशों में क्या है, हर चीज पर रिकॉर्डेड वोटिंग होती है और हर चीज पर रिकॉर्डेड वोटिंग होती है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन किस मत पर खड़ा हुआ है। मैंने अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जब भी बहस होगी उस पर वोटिंग होगी और उस पर कोई अपवाद नहीं होगा, तो इसमें एक मामले में वोटिंग को उसको बड़ा बना के कि उसमें सरकार हार गई तो उसकी नैतिक हार है या ये हार है, उसके बजाय हर मुद्दे पे सरकार की जीत या सरकार की हार या उस मुद्दे की जीत या उस मुद्दे की हार की तरह से देखा जाए, ना कि सरकार की जीत सरकार की हार के रूप में। और हमारे देश में भी सिवाय कॉन्फिडेंस वोट को छोड़ के। ठीक। और हमारे देश में भी ऐसा हुआ है कि जब सरकार कोई मत हार जाती है तो ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाती है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण था उस पर एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है। उसमें राज्यसभा में 2-3 अमेंडमेंट ऐसे थे जिसमें सरकार वोट हार गई थी। ठीक है, सरकार नहीं गिरी। मुझे याद है यूपीए 2 के समय पर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जब लोकपाल का विधेयक पास हो रहा था तो उसमें एक संवैधानिक संशोधन लाया जा रहा था।
सरकार वो संवैधानिक संशोधन हार गई थी, सरकार तब भी नहीं गिरी थी। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफी बार ये कहा है कि जो ये प्रक्रिया है जिसमें वोटिंग हो और उसके वजह से सरकार हार जाए, वो सिर्फ आप जैसा कह रहे थे एक ही चीज पर रखा जाए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो वही वाला वोट जब सरकार हारे तब सरकार गिरे, उसके अलावा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि भारत की संसद की प्रणाली और कोई एक देश जिसके बारे में आपके पास जानकारी उपलब्ध हो, अगर कोई सांसद यही कह दे कि मैं इस सदन से नोटबंदी पर चर्चा की मांग करता हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी बोले और सत्ता पक्ष भी बोले, तो क्या ऐसी व्यवस्था वहां के सदनों में है, क्या यहां है, या यही कांग्रेस और बीजेपी ही मिलकर तय करेंगे कि बहस होगी या नहीं होगी, या फुटबॉल बाहर खेला जाता रहेगा? ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पे भी है और दूसरे देशों में भी है। फर्क सिर्फ ये है कि जो हमारे यहाँ की प्रक्रिया है उसकी जो उसका जो दायरा है वो दोनों पक्ष बैठ के तय करते हैं, और वो दोनों पक्ष बैठ के ऐसा तय करते हैं कि अगर उसमें आपस में मेल नहीं बैठता है तो डिस्कशन नहीं होता है। बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता है। बाकी जगह पे ये होता है कि भाई अगर आपने नोटिस दिया है और वो नोटिस एक्सेप्ट हो गया है तो उस पर डिस्कशन चालू हो जाती है, और इसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे यहाँ पे डिबेट होते हैं वो पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइडेड होते हैं, और एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, विप इशू हो जाता है। तो जब विप इशू हो जाता है तो आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, स्मिता जी अपनी पार्टी के लीडर हैं, आप दोनों डिसाइड करेंगे क्या डिबेट होगा और क्या सबकी लाइन क्या सबकी लाइन रहेगी। तो उसमें जो 545 सांसद हैं उसमें 545 मत ना होकर 2 दलों के मत आते हैं जो उनके अध्यक्ष द्वारा तय किए जाते हैं। अब जब सिर्फ 2 ही लोगों के मत होते हैं उसमें, बाकी सब लोग रबर स्टैंप हो जाते हैं, बोलने का अभ्यास करते हैं एक तरह से, उसके दाएं बाएं थोड़ा इधर उधर लाइन लेके, तो डिस्कशन क्या रह जाता है, क्या वाद और क्या विवाद। ठीक है, तो जो संसद हमारी है जहां पे आइडियाज आने चाहिए, जहां पे डिस्कशन होना चाहिए, वो एक रबर स्टैंप प्रणाली रह जाती है। मुझे मालूम है आपके पास कितने नंबर है, आपको मालूम है मेरे पास। अब मुझे आप दोनों से जानना चाहता हूं कि इसमें स्पीकर की क्या भूमिका होना चाहिए। देखिए 2 बड़ी हस्तियां, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो अगर दुनिया के बाकी देशों के स्पीकर की क्या भूमिका होती है, हमारे स्पीकर की क्या भूमिका होनी चाहिए? वो क्यों चुप है? मतलब देखिए, जो संसद चलाने की जिम्मेदारी है वो स्पीकर के पास है। स्पीकर के पास कुछ रूल हैं जिसमें कि स्पीकर के पास डिस्क्रिशन है, और कुछ रूल हैं जिसमें स्पीकर के पास डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है, समझ गया। हाँ, अब जब स्पीकर एक राजनीतिक वाद विवाद में फंस जाते हैं तो स्पीकर हाउस नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो राजनीतिक वाद विवाद है उसकी आम सहमति राजनीतिक पार्टियों के बीच में बननी है। स्पीकर आम सहमति नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाता है। अब जब स्पीकर आम सहमति नहीं बना सकते हैं, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं, कन्वीन करा सकते हैं, बट जब वो कंसेंसस नहीं बनता है और वो बाईपार्टिजन, उनका कोई वीटो नहीं होता कि मेरा फैसला है, हाउस मेरा है। नहीं, क्रिकेट मैच में रेफरी खड़े होकर देखता है और ये देखता है कि गेम कैसा चल रहा है और ठीक से खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा है। ठीक है, स्मिता जी मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें कम से कम स्पीकर को एक संवाद, एक कुछ तो व्यवस्था देनी चाहिए कि उनकी तरफ से क्या पक्ष है, कौन दोषी है, कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। जी देखिए, ये जो करंट स्पीकर है, अब जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब अपने को जो वो पहले तो भाजपा में थी तो वो भाजपा का पक्षधर हो गई है। ये तो सारे स्पीकर के बारे में कहा जाता है, कह दिया जाता है, ये तो आसान है कहना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, ये छोड़ दीजिए छोटी छोटी बातें। जो समझो कोई संसद में कुछ कहे, आप इधर यदि इस पार्लियामेंट का रिकॉर्ड्स देखेंगे, आप देखेंगे कि कितने बार उन्होंने जो विपक्ष ने कुछ कहा होगा जो सचमुच अनपार्लियामेंट्री नहीं है, उसको भी वो कैंसिल कर देती है, रिकॉर्ड से निकाल देती है। और इसमें विपक्ष ने बहुत बार ये मामला उठाया है। और यदि हम इस डिस्कशन की बात ले, इसमें स्पीकर का रोल है। स्पीकर यदि दोनों पार्टीज नहीं अग्री कर रहे हैं, वो एक डिसीजन ले सकती है कि नहीं, आप डिस्कशन कीजिए और वोटिंग के मामले, ये वोटिंग चाहते हैं तो शी शुड स्पीक टू द गवर्नमेंट, तो उसका एक रोल रहता है। मगर
हर स्पीकर एक तरह का नहीं होते हैं। कई स्पीकर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे सोमनाथ चैटर्जी, वो बड़े स्ट्रांग थे, तो वो इतना पक्षपात नहीं करते थे, क्योंकि ये जो जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो तो हम नहीं कह सकते, पर हमको भी है। नोटिस आ गया। हाँ। आपने स्पीकर के बारे में कहा आजकल नोटिसों का दौर है जी जी रवि जी, मैं स्मिता जी की एक आध चीजों मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ स्मिता जी। हाँ मैं स्मिता जी की एक आध बातों से सहमत नहीं हूँ। एक चीज ये है कि जो स्पीकर का दायरा है वो बहुत सीमित होता है, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। उस सीमित दायरे में स्पीकर ये ना डिटरमिन करे कि जो चर्चा है उसका क्या शेप पर सर नोटबंदी से लोग तबाह हैं, बहुत लोग खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं, आशंकित भी हैं, तो उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये संसद की सामूहिक विफलता नहीं है कि इतने बड़े मसले पर आपने देश का ब्रेक लगाया और उस पर चर्चा ही ना हुआ। और ये आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो सामूहिक, ठीक है, और उस सामूहिक में स्पीकर भी आते हैं, दोनों प्रधानमंत्री भी आते हैं और विपक्ष लोग, ठीक है, ठीक है। तो जब स्मिता जी थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि जो हाउस चलाने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, अब सरकार की जिम्मेदारी उस सेंस में होती है जब गवर्नमेंट बिजनेस पास कराना है। ज्यादा ठीक है, ज्यादा। एक तरह से बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हम सोचें बार बार जब भी ऐसा मौका आता है, ये विप से छुटकारा मिल जाए सांसदों को, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे भी खुशी होगी कि कम से कम देखना चाहते हैं कि हमारे सांसद जो हैं सभी दलों के, वो विप से मुक्त होकर किसी भी मुद्दे पर वोट करें, तो लगेगा कि संसद का अपना कोई मत है। नोटबंदी के लिए गरीब और आम लोगों से कहा जा रहा है कि वे कैशलेस सिस्टम अपनाएं, क्योंकि यही देशभक्ति की नई वैरायटी है। बहुत लोग अपना भी रहे हैं, जरूरी है कि इसे सब अपनाएं। जैसे अगर युवा छात्र जीवन से ही कैशलेस अपनाएं तो देश को आगे चलकर फायदा हो सकता है। मगर वे जिन मकानों में किराए पर रहते हैं, उनके मकान मालिक इन युवाओं को देशभक्त नहीं होने दे रहे हैं। मतलब कैश में ही किराया मांग रहे हैं, कैशलेस किराया नहीं ले रहे हैं। अगर छात्र अपनी तरफ से ईमानदार हो भी जाए तो क्या वो मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वो कैश में किराया देकर देशद्रोही बन रहा है, उसका इस्तेमाल काला धन बनाने में हो रहा है। वित्त मंत्री को भी बताना चाहिए कि वे ऐसे मकान मालिकों से चेक से किराया लेने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, ताकि छात्र अपने पैसे के एक एक हिस्से को काला धन ना बनने दें। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र बता रहे हैं कि मकान मालिक अकाउंट नंबर ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि 2 महीने बाद दे देना, लेकिन कैश में देना। कैशलेस सिखाने निकले राजनेता और सांसदों से अपील है कि वे मकान मालिकों को भी सिखाने जाएं कि कैसे बिना नोट के किराया लिया जा सकता है। एक सुझाव दे रहा हूं, परिमल की रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के इस दौर में आज बात छात्र और उनको छत देने वाले मकान मालिकों की। मकान मालिक को किराया कैश में चाहिए, ऐसे में छात्रों को समझौता पढ़ाई से करना पड़ रहा है, तो छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी। दक्षिणी दिल्ली में आईआईटी और जेएनयू से लगा कटवारिया सराय इलाका। यहां लगभग हर घर में देश भर से आए छात्रों का बसेरा है। कोई आईएएस बनने का ख्वाब लिए आया है, तो कोई बड़ा पत्रकार या इंजीनियर। लेकिन इन दिनों ये छात्र अपने सपनों के पीछे कम, एटीएम और मकान मालिकों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। किराया कैश में जो देना है, वो भी नए नोटों में। रूम का रेंट एटलीस्ट 6000 होता है, और 6000 मीन्स और कैश डिस्पेंस हो रहा है 2000 एक बार में। और कैश निकालना आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी जंग है मार्केट में, कि कैश निकालना, और एक बार में 2000 रुपये, वो भी मतलब आपको अल्टीमेटली 3 बार तो जाना ही है एटीएम कैश निकालने के लिए, और किस बार निकलेगा आपका वो सर्टेन नहीं है। हाँ, लैंडलॉर्ड को चाहिए कैश में पैसा, और हमारे पास कैश है नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो ले नहीं रहे हैं, तो अब कैश निकालना हमारे लिए एक जंग ही हो गया है। उन लोग चाहते हैं कि मेरे को टोटल जो अमाउंट है कैश में है। उन लोग अगर जैसे कहते हैं, जैसे अभी कैश का प्रॉब्लम चल रहा है, हम कहते हैं आप मेरे को अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम डायरेक्ट आपको अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो अकाउंट नंबर देने से मतलब एक्सक्यूज देने लगते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग को एटीएम से ही निकालना पड़ता है। आप जान रहे हैं इतने लंबी लाइनें हैं, 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट होते हैं। अरे मेरा 18 तारीख से यूपी जुडिशरी का मेंस है, और अभी मैं सुबह 9:30 से लाइन में खड़ा था, अभी फ्री होकर आया हूँ। खाना भी नहीं खाया सुबह से, और पढ़ाई की तो भूल। कितने घंटे लाइन में रहे? 5.5 घंटे करीब, और भैया खाना भी नहीं खाया और पढ़ाई की तो भूल ही जाइए। कटवारिया सराय के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास मुखर्जी नगर इलाके और बत्रा सिनेमा हॉल के आसपास गए। यहाँ भी हजारों छात्र किराए पर रहते हैं,
और सबका वही दुखड़ा है। वो ये बोल रहे हैं कि उनको जो किराया है वो कैश में ही चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल अकाउंट में लेने के लिए भी तैयार नहीं है, चेक भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और डायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि अगर हम लेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो आप हमको जो किराया है वो कैश में दीजिए। और हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि लगातार क्लासेस रहती है, रोज इतना लाइन में लग करके पैसे निकाल नहीं सकते। सर मैंने सर कहा कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ पैसा, तो बोले हैं कि नहीं कैश में दीजिए मुझे आप, तो कैश मांग रहे हैं। तो ये समस्याएं सर चल रही हैं आजकल उसके। तो कैसे मैनेज करेंगे सर मैंने कैश अरेंज किया था उसके लिए फिर। कुछ एटीएम से ट्राई कर रहे हैं विड्रॉ करने के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं, बाकी घर जाके कैश लेके आ रहे हैं घर से और वो पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है अब। समय दिया है सर, थोड़ा दिया है, लेकिन मांग कैश ही रहे हैं, वो भी नई करेंसी, पुरानी भी नहीं ले रहे। मलिए मैंने उसे बोला मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो बोले अगले महीने आप दीजिएगा पर कैश में दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रेंट ड्यू हो गया है, तो हम लोग अपनी कोचिंग छोड़ के लाइन लगाते हैं एटीएम से, तो कैश निकालते हैं फिर देते हैं उनको। 2 महीने का रेंट नहीं दिया, मतलब उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि मतलब कैश में ही दिया जाए, और कहीं से कैश मिल नहीं रहा हम लोग को। एटीएम में भी जाने पे 2000 लिमिट है, जबकि उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए थी। दरअसल अधिकतर मकान मालिकों को पुरानी आदत पड़ी हुई है महीने की शुरुआत में ही कैश में किराया लेने की। ये कमाई आयकर विभाग से भी छुप जाती है और मकान मालिक की जेब भी मोटी हो जाती है। लेकिन इन दिनों कुछ मकान मालिक 2 महीने तक इंतजार करने को भी तैयार हो गए हैं। उन्हें किराया नए नोटों में ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और चेक से लेने को तैयार नहीं, चाहे मोदी जी जो कहते रहें। एक तरफ कोशिश काला धन रोकने की है, तो दूसरी तरफ किराया कैश में लेकर सरकारी रिकॉर्ड में आने से बचा जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इधर पूरा देश पाकिस्तान से आने वाले नकली नोटों से मुक्ति पाने के लिए परेशान है। बलिदान मुद्रा में कतारबद्ध है। उधर गुजरात के भुज में क्राइम ब्रांच ने छापे मारकर 500 के नकली नोट छापने की स्याही, रंग, कलर प्रिंटर वगैरह वगैरह जब्त किया है। पुलिस ने दिनेश चौहान और भचुमा जाडेजा नाम के 2 प्रतिभाशाली युवकों को कथित रूप से नकली नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ नए नोटों का भी रंग बदलने लगा है। नए नोटों का आगमन हुआ था काले को सफेद करने के लिए, लेकिन काले को काला करने में भी नए नोट काला हुए जा रहे हैं। किसी को 2000 भी मयस्सर नहीं है, मगर किसी के गुसलखाने में नए पुराने नोटों की गड्डियां सीलन की निगाह से बचाकर रखी जा रही हैं। तभी काले धन वाले कतार में नहीं दिखते हैं, बल्कि उनके बिस्तरों के नीचे नए नोटों की गड्डियां कतार में खड़ी हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि ये कब चले गए। क्या आपने कभी किसी को देखा बड़े बड़े बैग लेकर किसी ब्रांच में जाते हुए, वहां से निकलते हुए? क्योंकि करोड़ों लोग 8 नवंबर से घंटों बैंक की कतार में हैं। क्या किसी के निगाह इन हुनरमंदों पर पड़ी? क्या लोगों ने लाइन में आंखें ही बंद कर ली थी कि पता नहीं चला कौन बोरी में नोट लेके गया और 2 बोरा लेके निकला? काश नोटबंदी के दौर में कोई उम्दा शायर होता। बरामद आमद नहीं है, मगर बरामद तोहमत तो है। सवाल है किस पर? आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़ने का दावा किया है। उत्तरी बेंगलुरु के यशवंतपुरा के एक अपार्टमेंट में छापा। 2 करोड़ 89 लाख रुपए के नोट बरामद, जिनमें 2.25 करोड़ रुपए कीमत के 2000 रुपए के नए नोट थे। एक बूढ़ी महिला यहां 2 कुत्तों के साथ रहती थी। छापे से पहले उसने आयकर टीम पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। ऐसे में अंदर घुसने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसने माना कि बरामद पैसे का कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली के करोल बाग का तक्ष इन होटल। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ हवाला ऑपरेटर बड़ी मात्रा में पैसा दिल्ली से मुंबई पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच ने मिलकर छापा मारा। 5 लोग पकड़े गए, जिनके पास 3 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट मिले। ये नोट मुंबई में 2 हवाला डीलरों के पास जाने थे। ये दोनों इन पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का काम कर रहे थे। नोटबंदी के बाद से अब तक 4-5 बार मुंबई पैसा भेज चुके थे। नोटों की पैकिंग कुछ इस तरह से की गई कि एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन से गुजरें तो पता न चले। पैकिंग में तार और खास तरह की टेप का इस्तेमाल किया गया था।
पैकिंग के लिए 2000 रुपए दिहाड़ी पर लोग रखे गए थे। 10 पैकेट ले लिए 500 के और उसका एक बंडल बना दिया, उसको उसकी टेपिंग कर दी, एक बॉक्स जैसा बन गया वो। उसके बाद उसमें जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है उसकी केवल उसकी खास तरह का उसका एक पिन होता है, वो एक पिन ऐसा रख दिया कि वो ऐसा दिखे कि जैसे वो उसके अंदर टेलीफोन ले जा रहे हैं। तो अगर जब हाईलाइट होता था तो वो पिन हाईलाइट होता था, और अगर कोई पूछता था सीआईएसएफ का आदमी ये क्या है तो कहता था ये हम टेलीफोन ले जा रहे हैं लैंडलाइन दिल्ली से बम्बई। चंडीगढ़ में एक कपड़ा व्यापारी के यहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। 2 करोड़ 18 लाख रुपए के नोट बरामद हुए, जिनमें से करीब 18 लाख के नए नोट हैं। शक है कि ये पैसा हवाला का हो सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 व्यापारियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों 1 करोड़ 40 हजार रुपए के नए नोट बदलवाकर एक इनोवा गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर नोट जब्त कर लिए। गौरव, सुरेश पिचा, चिंतन रामबिया और हरीश राउत, ये 3 लोगों को जो है थाने क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी के लिए ताबे में लिया है। उनके पास इंक्वायरी करते हुए हमको 1 करोड़ और 40 हजार रुपए इतने की नई कैश, सभी कैश जो है 2000 रुपए की करेंसी में मिली है। उसमें से सिर्फ 2000 रुपए जो है ये 500 के डिनोमिनेशन में, बाकी अदरवाइज पूरी की पूरी नई करेंसी 2000 रुपए की इसमें है। जब बैंक से बहुत कम मात्रा में जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब इतना पैसा इनके पास मिल के आना ये जो है एक बड़ी आश्चर्य की और चिंताजनक विषय है। तो इसमें जो है पुलिस इंक्वायरी भी कर रही है। हैदराबाद में भी आयकर विभाग ने 52 लाख रुपए जब्त किए, वो भी 2000 रुपए की गड्डियों की शक्ल में। गुजरात के वडोदरा में 20 लाख रुपए बरामद किए गए, इनमें से 13 लाख रुपए नए नोटों में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 15 लाख 40 हजार रुपए बरामद हुए, वो भी नई करेंसी में। गोवा के केलंगुट बीच से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी से 24 लाख रुपए कीमत के नए नोट बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक व्यापारी के घर छापे में 14 लाख रुपए के नए और पुराने नोट बरामद किए गए। पुलिस को इस व्यापारी के घर से 18 डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई बैंकों की करीब 50 पासबुक भी मिली हैं। नोटबंदी के बाद से अब तक कम से कम 250 जगह छापे मारे जा चुके हैं। कई जगहों पर करोड़ों की कीमत के 500 और 2000 रुपए के नए नोट बरामद हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नए नोट भारी संख्या में कालाबाजारियों तक पहुंच सकते हैं? ऐसे ही एक मामले में रिजर्व बैंक का एक अधिकारी भी गिरफ्तार हो चुका है। कई और बैंकों के अधिकारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के प्रमुख राजीव ऋषि ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग इस तरह के कामों में पाए जाएंगे कि उन्होंने ये कोई गलत काम किया है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। वो लॉ ऑफ द कंट्री फेस करेंगे, वो हमारे सर्विस रूल्स की रेगुलेशंस में जो भी है वो उसको फेस करेंगे। जिस तेजी से छापों में भारी मात्रा में नए और पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं, उसे देखते हुए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बैंकिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए बिना सरकार ने नोटबंदी की ये पूरी कवायद आनन फानन में शुरू की थी? और अगर ऐसा हुआ तो ये देश भर में कतारों में खड़े लाखों लोगों के साथ क्या धोखा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।